निकाय चुनाव को लेकर राज्य में सरगर्मी तेज। राज्यपाल ने चुनाव को लेकर दी सहमति। अधिसूचना जल्द जारी होने की उम्मीद। राजनीतिक दलों ने बढ़ाई सक्रियता। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य के नामांकन की प्रक्रिया रांची में जारी। आदित्य प्रसाद साहू रेस में आगे। कल होगा नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का खूंटी में जनता दरबार। जन समस्याओं के समाधान पर दिया जोर। बोली समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभ। और पुरुष एचआईएल में टीमों के बीच श्रेष्ठता की जंग जारी। एसजी पाइपर्स और एचआईएल जीसी ने जीते मैच। रांची में आज से राष्ट्रीय स्कूली साइकिलिंग और शतरंज प्रतियोगिता। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप और युवाओं की भागीदारी देश के भविष्य को नया आकार दे रही है। उन्होंने कल नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग को संबोधित करते हुए कहा कि संवाद का यह मंच दर्शाता है कि भारत की युवा पीढ़ी रचनात्मकता से भरपूर है। प्रधानमंत्री ने देश भर के लगभग 3000 युवाओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले युवा प्रतिनिधियों से बातचीत की। चुने हुए प्रतिभागियों ने 10 अलग अलग विषयों पर प्रधानमंत्री के सामने अपनी अंतिम प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने इस साल के विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग से संबंधित निबंध संकलन जारी किया। इस संकलन में युवा प्रतिभागियों द्वारा भारत की विकास संबंधी प्राथमिकताओं और राष्ट्र निर्माण के दीर्घकालिक लक्ष्यों पर लिखे गए चुने हुए निबंध शामिल किए गए हैं। कार्यक्रम में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने युवा पीढ़ी की प्रशंसा की। पीएम ने कहा कि गंभीर मुद्दों पर युवाओं के द्वारा दी गई प्रेजेंटेशन विकसित भारत के प्रति अमृत पीढ़ी की प्रतिबद्धता दिखाती है। वुमेन लेड डेवलपमेंट और यूथ पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी, ऐसे गंभीर विषयों पर जिस प्रकार से विचार आपने रखे हैं, ये प्रशंसनीय है। थोड़ी देर पहले आपने यहां जो प्रेजेंटेशन रखे, अलग अलग थीम्स को लेकर प्रभावी बात रखी, ये दिखाता है कि हमारी अमृत पीढ़ी विकसित भारत के निर्माण के लिए कितनी संकल्पित है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि भारत में जैन जी का मिजाज क्या है। भारत का जैन जी कितनी क्रिएटिविटी से भरा हुआ है। मैं आप सभी युवा साथियों को, मेरा युवा भारत संगठन से जुड़े सभी नौजवानों को इस आयोजन के लिए और इसकी सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं। राज्य में निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। आयोग द्वारा जल्द ही निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की जा सकती है। राज्य में इस बार एक ही चरण में चुनाव होने की संभावना है। अगले महीने 10 से 15 फरवरी के बीच निकाय चुनाव को लेकर मतदान कराया जा सकता है। 13 नगर निकायों का कार्यकाल वर्ष 2020 में ही समाप्त हो गया था। वहीं 35 अन्य शहरी निकायों का कार्यकाल वर्ष 2023 में खत्म हो गया था। इधर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने सक्रियता बढ़ा दी है। भाजपा ने 2 दिन पहले नवनियुक्त जिलाध्यक्षों को चुनाव में सक्रिय भागीदारी का टास्क सौंपा था। झामुमो भी निकाय चुनाव में दम लगाने को तैयार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली जाने से पहले कल रांची में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर निकाय चुनाव में जीत का मंत्र दिया।
प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के चुनाव के सिलसिले में नामांकन की प्रक्रिया फिलहाल जारी है, जो 2 बजे तक चलेगी। आज ही नामांकन पत्रों की जांच होनी है। उम्मीदवार आज ही नाम वापस ले सकेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कल ही प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदान होगा और नतीजे घोषित किए जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में आदित्य प्रसाद साहू रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। उन्होंने कल रांची में चुनाव अधिकारी जुएल ओराम का रांची पहुंचने पर स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कल खूंटी प्रखंड परिसर में जनता दरबार लगाकर जन समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में निर्देशित किया। कृषि मंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कृषि संबंधी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया। रजिस्ट्रेशन हुए हैं, अधिकतर जो सवाल हैं वो हमारे ही विभाग से संबंधित है, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता से। और हम लोगों का विश्वास है कि इस तरह के कार्यक्रम से लोगों के जन समस्याओं को भी हम लोग सुन पा रहे हैं। हमारे विभाग के अधिकारी भी यहाँ पे उपस्थित हैं, लगातार उनसे हम लोग कार्य भी त्वरित करवा पा रहे हैं। और साथ ही साथ लोगों को जो जानकारी नहीं होता है योजना का, इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें पूरा गहन जानकारी भी योजनाओं के बारे में मिल पा रहा है। रांची में सामाजिक सद्भाव और समरसता को लेकर एक अहम बैठक हुई, जहां समाज के सामने खड़ी गंभीर चुनौतियों पर खुलकर चर्चा की गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने इस मंच से समाज को आत्ममंथन और एकजुट प्रयासों का संदेश दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले के रांची आगमन पर सामाजिक सद्भाव बैठक का आयोजन हुआ। बैठक का उद्देश्य समसामयिक सामाजिक समस्याओं पर संवाद और सामाजिक समरसता को मजबूत करना था। प्रकार से जिस प्रकार हमारे जाति बिरादरी हैं, समूह हैं, पंथ संप्रदाय हैं, ये सब इस बड़ा हिंदू समाज के वृक्ष जो है, पेड़ है, उसके ही अंग होने के कारण हम सभी इस वृक्ष को कैसे बनाए रखें, मजबूत रखें, उसके जड़ें गहरे हो, शाश्वत हो, ये प्रयत्न भी करते रहने चाहिए। तो हम लोगों ने कुछ न कुछ समाज के दृष्टि से परिणामकारी काम भी किए हैं। समाज से केवल लेते ऐसे नहीं है, समाज को देते भी हैं। दूसरों को प्रेरणा मिलेगी उससे, उस कथन से सुनने से, कथन को सुनने से। बैठक में प्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों में हो रहे सामाजिक, सांस्कृतिक और सेवा कार्यों की जानकारी दी। साथ ही धर्मांतरण, घुसपैठ, नशाखोरी, अशिक्षा, अंधविश्वास, बाल विवाह और सामाजिक सहयोग की कमी जैसी चुनौतियों को सामने रखा। श्री होसबाले ने इन मुद्दों पर अपनी बात रखी। छोटे ग्रुप में अच्छी चर्चा होगी, मिलकर क्या करना, सरकार के प्रावधान को कैसे उपयोग करना, एक दूसरे को सहयोग कैसे करना, विचार करना चाहिए। 4 बातें इसमें। एक बात, अपने अपने समूह के कैसे सुधारना है, वर्तमान युग में अंधविश्वास छोड़ने हैं, कुछ विकृतियां आ गई उसको छोड़ने हैं। किसी ने कहा बाल विवाह को हमने बंद किया, दारू नशा, अपने अपने समूह के बारे में विचार करके। दूसरी बात, एक दूसरे के सहयोग और एक दूसरे के प्रति सम्मान। गुरुपुरब में शोभा यात्रा होती है, वाल्मीकि जयंती में जुलूस निकलते हैं, रविदास जयंती गुरु गोविंद सिंह जयंती होती है, विवेकानंद जयंती होती है, कोई भी किसी महापुरुष के होते हैं। एक दूसरे के कार्यक्रम में 2-4 लोग जाने चाहिए, वो उनका है, ऐसा नहीं है, सबका है। इस दौरान उन्होंने सेवा कार्यों के विस्तार, कमजोर वर्गों के सहयोग और आपसी सम्मान को समाज की सबसे बड़ी जरूरत बताया। यह बैठक सामाजिक समरसता और एकजुटता का सशक्त संदेश देकर समाप्त हुई। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट।
आईआईटी आईएसएम धनबाद एक बार फिर वैश्विक विमर्श का मंच बनने जा रहा है। 6 से 8 फरवरी तक यहां आयोजित होने वाले कॉन्क्लेव और एग्जीबिशन में देश विदेश के वैज्ञानिक, उद्योग विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ जुटेंगे। स्मार्ट माइनिंग, क्रिटिकल मिनरल्स और ग्रीन एनर्जी जैसे विषयों पर होने वाला यह मंथन आत्मनिर्भर भारत के विजन को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। आईआईटी आईएसएम धनबाद, विज्ञान भारती, CSIR सिम्फर और टेक्सिम के संयुक्त तत्वावधान में इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूट इंटरैक्शन यानी III 2026 कॉन्क्लेव एंड एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय आयोजन की थीम है स्मार्ट माइनिंग, क्रिटिकल मिनरल्स और ग्रीन एनर्जी, आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी। इसका उद्देश्य खनन और ऊर्जा क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक और सतत समाधान को बढ़ावा देना है। और इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरैक्शन अलुमनाई मीट के साथ मिक्स हो, इसीलिए इसका मान्यता, क्योंकि ये क्रिटिकल मिनरल एक सबसेट होता है अर्थ साइंस स्टडी का। ये जो कॉन्क्लेव होगा इसमें पूरा बड़ा रूप में देगा, जहाँ पे क्रिटिकल मिनरल भी एक फोकस है। कॉन्क्लेव में ग्रीन माइनिंग टेक्नोलॉजी, स्मार्ट माइनिंग सिस्टम, सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट और क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ अपने विचार साझा करेंगे। माइनिंग 5.0, डिजिटलाइजेशन, वेस्ट मिनिमाइजेशन और सर्कुलर इकोनॉमी जैसे विषय चर्चा का केंद्र रहेंगे। एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी। इसके साथ में ही जैसा कि बताया गया कि इसरो की स्पेस ऑन जो है वो भी एग्जिबिट रहेगी इसरो की, जिसमें बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा अनुभव रहेगा, बहुत ही अच्छा अवसर रहेगा, जिसमें वो जान पाएंगे कि इसरो की जो यात्रा रही है, जो आज गगनयान की बात है और चंद्रयान जो लैंडिंग हुई, उसमें कैसी यात्रा रही, ताकि बच्चों के बीच में भी एक जिज्ञासा पैदा हो कि वो भी भविष्य में एस्पायर करें कि वो एस्ट्रोनॉट बने और इसरो में साइंटिस्ट कंट्रीब्यूट कर पाए और देश के विकास में अपना सहयोग दें। विज्ञान भारती के डॉक्टर NP शुक्ला ने बताया कि कॉन्क्लेव में छात्रों को देश दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों से संवाद का अवसर मिलेगा। साथ ही आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत करने की दिशा में माइनिंग और ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए एक निर्णायक मंच साबित होगा। टॉप साइंटिस्ट के साथ स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स का संवाद, तो ये फेस टू फेस हम प्लान कर रहे हैं कि हम सोमनाथ जी को बुलाएंगे या दूसरे जो टॉप DRDO के और इसरो के और जो वो हैं टॉप साइंटिस्ट हैं, तो वो बच्चों की जिज्ञासा भी शांत करेंगे और उनसे बात भी करेंगे। तो एक ये बहुत अच्छा मौका रहेगा, एक ऐसा समागम जिसमें आम आदमी से लेके दुनिया के टॉप साइंटिस्ट शिरकत करेंगे। तो एक ऐसा मौका, अभी तक IIT ISM और सिम्फर बड़े इंस्टीट्यूशन हैं जो अपने फील्ड में काम कर रहे हैं। इस कॉन्क्लेव में देश विदेश के वैज्ञानिक, शिक्षाविद, उद्योग प्रतिनिधि और नीति निर्माता भाग लेंगे। यह आयोजन IIT ISM के सेंटेनरी एल्यूमिनाई रीयूनियन बसंत 2026 से भी जुड़ा रहेगा। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। हजारीबाग के लोह सिंघना थाना क्षेत्र में पिछले 1 जनवरी को हुई हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया कि कोलघटी में DJ बजाने के विवाद में यह हत्या हुई थी। मामले का उद्भेदन के लिए SIT का गठन किया गया था। 3 आरोपी नोएडा से गिरफ्तार किए गए, जिन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लेकर हजारीबाग लाया गया। पूछताछ के क्रम में अन्य आरोपियों की जानकारी मिलने के बाद उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। इनके कुछ परिचित लोगों ने संभवतः राहुल कुमार और रोशन कुमार के साथ कुछ बकझक हुआ, कहासुनी हुआ और बाद में फिर इन लोगों ने, जो रोशन, राहुल और दीपक है, इन लोगों ने बाकी 3-4 लोगों को जमा किया, फिर एक तरह से इनका पीछा किया और इंद्रपुरी चौक से आगे
साइड में जब इनकी गाड़ी पहुंची तो गाड़ी को चिन्हित किया, ये जो सूरज राणा के गाड़ी को, और फिर उसको गाड़ी से उतार करके वहाँ थोड़ा अंधेरे जगह में, सुनसान जगह में ले जा करके सबने मिल के मारा, और बार बार मारा, इन्हीं तरह के हथियार से मारा, जिससे कि उनकी मृत्यु हुई। उपराजधानी दुमका में अवैध कोयला खनन के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई तेज हो गई है। गोपीकांदर अंचल के ओडमो गांव में अवैध तरीके से संचालित कोयला खदानों को ध्वस्त किया गया और खदानों को पूरी तरह मिट्टी भरकर बंद कर दिया गया। अधिकारियों ने इस दौरान अवैध खनन पर सख्ती से रोक लगाने का संकल्प दोहराया। अभी पेट्रोलिंग कार्य करवाया जा रहा है। हमको गुप्त सूचना मिली थी, उसी का टीम गठित करके हम लोग यहाँ पहुंचे और ड्रेजिंग कार्य चालू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से देश में रिकॉर्ड संख्या में परियोजनाओं को अमली जामा पहनाया गया है। प्रगति बैठकों के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी का विस्तार हुआ है और कई परियोजनाओं को गति मिली है। पिछले एक दशक में पूर्वोत्तर ने अपने रेलवे मानचित्र में अभूतपूर्व बदलाव देखा है। लंबे समय से लंबित परियोजनाएं महज सर्वेक्षण दस्तावेजों से बाहर निकलकर हकीकत में तब्दील हो गई हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को रेल संपर्क से जोड़ने के लिए रेलवे तेजी से काम कर रहा है। लुमडिंग सिलचर ब्रॉडगेज रेलवे लाइन दक्षिणी असम को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण रेल कॉरिडोर है, जो त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम जैसे पर्वतीय राज्यों को न सिर्फ जोड़ता है, बल्कि खाद्यान्न, उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पाद, निर्माण सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही सुनिश्चित करता है। कुल 434 किलोमीटर की ये परियोजना अष्टलक्ष्मी राज्यों के लिए राष्ट्रीय विकास दृष्टि के अनुरूप पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल संपर्क को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना को 1996-97 में ही मंजूरी मिल गई थी, लेकिन अलग अलग वजहों से काम शुरू नहीं हो पाया। इसके रणनीतिक और सामाजिक आर्थिक महत्व को देखते हुए वर्ष 2004 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। अहम परियोजना होने के बावजूद शुरू में सीमित वित्तीय उपलब्धता, दुर्गम भूभाग, प्रतिकूल मौसम, सड़क संपर्क की कमी और 2006-2009 के दौरान उग्रवाद जैसी गंभीर चुनौतियों की वजह से परियोजना अटकी रही। सुरक्षा के लिहाज से टेरिटोरियल आर्मी की तैनाती करनी पड़ी। हालात बेहतर हुए तब जाकर साल 2009 के बाद सामान्य निर्माण गतिविधियां फिर से शुरू हो सकी। 25 मार्च 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन मंच पर इस परियोजना की समीक्षा की। कई बार कैबिनेट और सचिव स्तर की बैठकें हुई। इसके बाद परियोजना ने रफ्तार पकड़ी और 24 घंटे तेजी से काम हुआ। परिणाम स्वरूप 27 मार्च 2015 में तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ने पहली ब्रॉडगेज मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। इसके पहले फेज का लुमडिंग सिलचर खंड 31 मार्च को यातायात के लिए खोल दिया गया। दूसरे फेज में बदरपुर कुमारघाट, बराईग्राम, दुल्ल बछेड़ा तथा सिलचर जिरीबाम खंड को पूरा किया गया और 1 मार्च 2017 को पूरे कॉरिडोर का कमीशनिंग किया गया। दूसरे चरण के पूरे होने के साथ ही बराक घाटी आसपास के पूर्वोत्तर राज्यों का राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ गया। लमडिंग, सिलचर, बदरपुर, अगरतला लाइन जो पूरा किया गया, उसमें काम करने की काफ़ी सारी चुनौतियाँ आई थी। वहाँ पे भी लैंड एक्विजिशन की असुविधा हो रही थी, जंगलों में परमिशन की आवश्यकता काफ़ी पड़ रही थी और उसके अलावे लॉ एंड ऑर्डर का भी इशू काफ़ी था उस समय, जो बाद में धीरे धीरे काम करते हुए जब हम आगे बढ़े, सहयोग हमें मिला, स्टेट गवर्नमेंट का भी कहिए, पूरी तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी सहयोग मिला। बट ये सहयोग जो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश हो पाया, ये प्रगति में रेगुलर मॉनिटरिंग, रेगुलर रिव्यू के कारण हो पा रहा था और उस सहयोग के कारण ही हम इसको पूरा कर पाए। लुमडिंग सिलचर ब्रॉडगेज पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी के लिए एक मील का पत्थर है। इस परियोजना में 12.86 किलोमीटर लंबी कुल 21 सुरंगें शामिल हैं। परियोजना की सफलता लगातार संस्थागत प्रयासों तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय से ही संभव हो सकी। इसकी वजह से यात्रा के साथ माल परिवहन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। सिलचर, अगरतला, इम्फाल, आइजोल, गुवाहाटी और दिल्ली तक पहुंच को आसान बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
राज्य में जहां इन दिनों सोहराय और टूसू पर्व की धूम है, वहीं लोहड़ी का त्योहार भी झारखंड समेत देश के विभिन्न हिस्सों में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह त्योहार फसलों के पकने की प्रसन्नता का प्रतीक है, जो आपसी प्रेम और एकता का संदेश देता है। ये जश्न और ये खुशी बेहद खास है। अन्नदाताओं की खुशी 7वें आसमान पर है। फसल खेतों में पक चुकी है, लिहाजा कटाई से पहले सेलिब्रेशन की बात ही कुछ और है। जी हाँ, आज लोहड़ी है, लिहाजा उत्तर भारत में उत्साह और उमंग के साथ जश्न का शानदार माहौल। आज पूरा उत्तर भारत लोहड़ी के जश्न में डूबा है। सेलिब्रेशन ऐसा कि पूरा उत्तर भारत लोहड़ी की खुमारी के रंग में रंग चुका है। लोहड़ी को लेकर राजधानी दिल्ली के बाजारों में भी रौनक उमड़ आई है और यही वजह है कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में लोहड़ी का त्योहार खासतौर पर मनाया जाता है। लोग अलाव जलाकर, लोकगीत गाकर भांगड़ा गिद्दा करते हैं और आग में तिल, गुड़, मूंगफली जैसी चीजें चढ़ाते हैं। इसके बाद सभी लोग अग्नि के गोल गोल चक्कर लगा गीत गा रहे हैं और ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते हैं। लोहड़ी महज एक त्योहार नहीं, बल्कि अन्नदाताओं की फसल कटाई का जश्न भी है, साथ ही सर्दियों के अंत और लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक भी। शाम के समय हम आग बालते हैं। उस आग के अंदर फुलियाँ हो गई, मूंगफली हो गई और रेवड़ी होगी। ये 3 चीज़ें हम डाल के उसकी पूजा करते हैं। अग्नि ही इस पर्व के प्रमुख देवता माने जाते हैं। चिवड़ा, तिल, मेवा और गज्जक की आहुति भी स्वयं अग्निदेव को चढ़ाई जाती है। पारंपरिक गीत, नृत्य और रेवड़ी, मूंगफली और तिल खाकर ये पर्व बड़े ही शानदार तरीके से मनाया जा रहा है। ये पर्व खास तौर पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। लोहड़ी के खास मौके पर अच्छी फसल की उगाई के लिए अग्निदेव की पूजा अर्चना की जाती है। ये त्योहार सुख, समृद्धि और प्रकृति के प्रति प्रेम को दर्शाता है। ये त्योहार ऐसा है जो पूरे इंडिया में मनाया जाता है अलग अलग तरीके से। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो हमें एकता में बांधता है। इसमें चाहे हम इसमें खाने के पदार्थ हैं वो चाहे भले ही अलग अलग हो, लेकिन इनकी जो मेन जो धारा है, जो एक बात है, वो सब जगह एक ही है। मौसम परिवर्तन होता है, गर्म चीज़ें खाते हैं, हेल्थ के हिसाब से खाते हैं। अभी ठंडी में जो चीज़ें हमें लाभदायक है वो चीज़ें हम खाते हैं। पंचांग के अनुसार लोहड़ी पर दोपहर 3:18 तक भद्रा रहेगा। इस दिन प्रदोष काल में अग्नि प्रज्वलित करना बेहद शुभ माना जाता है। आज सूर्यास्त का समय शाम 5:44 पर रहेगा, इसलिए सूर्यास्त से 2 घंटे की अवधि के अंदर लोहड़ी का पूजन करना सबसे शुभ माना जाता है। हालांकि लोहड़ी पर मनाने की अपनी अपनी कई मान्यताएं भी हैं, कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं, लेकिन मौजूदा समय में लोहड़ी को फसल से जोड़कर ज्यादा देखते हैं। पूरा देश लोहड़ी पर्व को सेलिब्रेट कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को पर्व त्योहारों की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि ये त्योहार भारत की जीवंत और विविध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीयों को लोहड़ी, मकर संक्रांति और माघ महीने की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा है कि देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व भारत की समृद्ध कृषि परंपराओं और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं। इस अवसर पर हम प्रकृति के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं। इन त्योहारों के माध्यम से हम अन्नदाता किसानों का आभार प्रकट करते हैं। मेरी मंगल कामनाएं हैं कि ये पर्व सभी के जीवन में सुख समृद्धि का संचार करे। मकर संक्रांति का त्योहार कल राज्य भर में परंपरागत तरीके से मनाया जाएगा। इस त्योहार को लेकर बाजारों में खास रौनक दिख रही है। गढ़वा में तिलकुट बाजार गुलजार है। गढ़वा के बाजारों में मकर संक्रांति को लेकर रौनक बढ़ गई है। सफेद और लाल तिल की सौंधी खुशबू गलियों में तैरने लगी है। दुकानदार विनय बताते हैं कि पहले बिहार से तिलकुट लाना काफी महंगा पड़ता था
और उसमें मुनाफा कम था, लेकिन अब बदलाव आया है। गढ़वा के ही वे युवा जो पहले बिहार जाकर मजदूरी करते थे, अब अपने शहर में ही इसका निर्माण कर रहे हैं। इससे न केवल लागत कम हुई है, बल्कि ग्राहकों को ताजा और शुद्ध तिलकुट मिल रहा है। वहाँ से लाकर बेचते थे तो फायदा बहुत कम मिलता था हम लोग को, और अब हम लोग यहाँ पर तिलकुट बना रहे हैं अपना, और यहाँ का लोग को भी हम लोग मने काम दे रहे हैं, यहाँ का कारीगर को रखे हैं, और प्लस में यहाँ का तिलकुट जो है आपका छत्तीसगढ़, बगल में जो हो गया यूपी हो गया, हर जगह मैंने यहाँ से जा रहा है। तिलकुट कूटने और तैयार करने में लगे मजदूर भी इस बदलाव से बेहद खुश हैं। कारीगरों का कहना है कि पहले काम की तलाश में उन्हें घर परिवार से दूर बिहार के गया या अन्य शहरों में महीनों रहना पड़ता था, लेकिन अब अपने ही जिले में रोजगार मिलने से वे अपने परिवार के साथ रहकर अच्छी कमाई कर रहे हैं। हम लोग पहले गया जाते थे तिलकुट कूटने, अब वहाँ पर हम लोग काम छोड़ दिया, अब यहाँ काम शुरू किए हम लोग, और सब मैंने यहाँ रहते हैं कि फैमिली के संग रहते हैं, और यहाँ रोजगार हम लोग को मिल चुका है। स्थानीय स्तर पर तिलकुट बनने का सबसे बड़ा फायदा ग्राहकों को हुआ है। ग्राहकों का कहना है कि पहले बाहर से आने वाले स्टॉक के कारण अक्सर उन्हें पुराना या रखा हुआ तिलकुट खरीदना पड़ता था, लेकिन अब अपनी आंखों के सामने बनता हुआ गर्म और ताज़ा तिलकुट उन्हें लुभा रहा है। यहाँ तिलकुट बनाया जा रहा है, लेकिन पहले हम लोगों को बिहार के गया पर निर्भर रहना पड़ता था और उसका स्वाद भी अच्छा नहीं रहता था, लेकिन आप स्वयं जो है सो गढ़वा में तिलकुट जो है दुकान में अच्छा बन रहा है और यहीं से हम ले जाते हैं। गढ़वा का यह बढ़ता कुटीर उद्योग न केवल मकर संक्रांति की मिठास बढ़ा रहा है, बल्कि वोकल फॉर लोकल के मंत्र को भी धरातल पर उतार रहा है। स्थानीय हुनर को अगर बाजार में प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है, जिसमें श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। आगामी दिनों में विभिन्न तिथियों में आस्था का सैलाब उमड़ने की संभावना है। प्रयागराज में संगम पर माघ मेला के मुख्य स्नान पर्व मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या को क्षेत्र में प्रतिबंधित रहेंगे वाहन, और संपूर्ण माघ मेले क्षेत्र नो व्हीकल जोन रहेगा, जहां प्रयागराज के संगम यानी कि गंगा यमुना सरस्वती पर विश्व प्रसिद्ध माघ मेले के प्रमुख स्नान पर्व मकर संक्रांति 15 जनवरी और मौनी अमावस्या 18 जनवरी को लेकर श्रद्धालुओं और वाहनों के आवागमन में ये महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। आज शाम 8 बजे से लागू कर दिया जाएगा। संपूर्ण मेला के परेड झुंसी अरेल क्षेत्रों में आने वाले श्रद्धालु स्नानार्थी संबंधित परेड झुंसी अरेल क्षेत्रों में बनाए गए संगम स्नान घाटों पर ही स्नान करेंगे। मेला क्षेत्र के सभी संगम स्नान घाटों पर वाहन लाना और पार्क करना प्रतिबंधित रहेगा। श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए ये तमाम प्रबंध और प्रयास किए गए हैं। रांची में पुरुष एचआईएल में टीमों के बीच श्रेष्ठता की जंग जारी है। कल 2 मैच खेले गए। एसजी पाइपर्स ने जहां हैदराबाद तूफान्स को मात दी, वहीं एचआईएल जीसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तमिलनाडु ड्रैगन्स को पराजित किया। एचआईएल जीसी की टीम इस जीत के साथ अंक तालिका में शीर्ष में पहुंच गई है। रांची में लगातार राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न खेल स्पर्धाओं का आयोजन हो रहा है। आज से राष्ट्रीय स्कूली शतरंज और साइकिलिंग प्रतियोगिता भी शुरू हो गई है। इन दोनों प्रतियोगिताओं में देश भर के विभिन्न राज्यों और इकाइयों के खिलाड़ी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। साइकिलिंग को लेकर आज और कल रिंग रोड के विकास नेवरी से तुरूप टोल प्लाजा तक इस समय अवधि के दौरान वाहनों का परिचालन नहीं होगा। अंत में जाते जाते देखते हैं सोशल मीडिया की दिलचस्प और खास झलकियां।
अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निकाय चुनाव को लेकर राज्य में सरगर्मी तेज। राज्यपाल ने चुनाव को लेकर दी सहमति। अधिसूचना जल्द जारी होने की उम्मीद। राजनीतिक दलों ने बढ़ाई सक्रियता। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य के नामांकन की प्रक्रिया रांची में जारी। आदित्य प्रसाद साहू रेस में आगे। कल होगा नई प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का खूंटी में जनता दरबार। जन समस्याओं के समाधान पर दिया जोर। बोली समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभ। और पुरुष एचआईएल में टीमों के बीच श्रेष्ठता की जंग जारी। एसजी पाइपर्स और एचआईएल जीसी ने जीते मैच। रांची में आज से राष्ट्रीय स्कूली साइकिलिंग और शतरंज प्रतियोगिता।